स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। यहाँ पर हम लोग ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये अल्कली मेटल्स सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं और सॉफ्ट और लाइट मेटल्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें सोडियम की, जो कि आपने लैब में देखा होगा केरोसिन ऑयल में रखा हुआ होता है, तो वो भी एक सोडियम मेटल है, पर वो इतना सॉफ्ट मेटल है कि उसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये इनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है इनकी डेंसिटी? क्योंकि इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और डेंसिटी का ऑर्डर देखें तो हम जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, मतलब डाउन द ग्रुप में अल्कली मेटल की बात हो रही है, मतलब यहाँ हम लिथियम से सीजियम की ओर जब हम मूव करेंगे तब डेंसिटी बढ़ती जाती है। क्लियर होता है? अब यहाँ पर एक बात देखना कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, हमको पता है साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं ना, मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है। पर साइज इंक्रीज हो रहा है तब भी इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? जबकि साइज इंक्रीज होने पे तो डेंसिटी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनकी लो डेंसिटी होती है इनकी लार्ज साइज के कारण। ठीक है ना? तो इसका रीजन सुनिए। होता क्या है कि साइज तो बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, पर साथ में एक फैक्टर वो देखिए, इनका एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। और एटॉमिक मास जो होता है वो उसकी एटॉमिक साइज के ऊपर कंपनसेट कर जाता है। तो एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में एटॉमिक मास का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये इनकी डेंसिटी क्या डाउन द ग्रुप बढ़ने लगती है। क्लियर है? यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से भी लाइटर है। पर देखो आप, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, पर फिर भी पोटेशियम क्या है? लाइटर है सोडियम से। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि सोडियम जो है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, मतलब यहाँ काफ़ी डेंस अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनों का। और अगर हम पोटेशियम की केस में बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक और शेल बढ़ चुका है पोटेशियम में, वो अब और बाहर हो चुका है, मतलब दूरी पे हो चुका है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इतना कंजेस्टेड या इतना डेंस नहीं है, इसलिए पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है और पोटेशियम लाइटर होता है। क्लियर होता है ये एक्सेप्शन भी? ठीक है, आगे चलते हैं। अब कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? सुनिए कि यहाँ पर क्या होती है? वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब देखिए वीक मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि इसके वैलेंस शेल में कितना, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण ये वीक मेटेलिक बॉन्डिंग शो करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जहाँ पर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए ना, अगर कोई बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको तोड़ने के लिए हमको कम एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी, और कोई बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट कि अल्कली मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं वो फ्लेम टेस्ट जब हम करते हैं उनका तो वो कलर शो करते हैं। अगर एलआई के कोई सॉल्ट हैं तो कैसा फ्लेम टेस्ट शो करेंगे? वो फ्लेम क्रिम्सन रेड शो करेंगे। सोडियम येलो कलर शो करेंगे, पोटेशियम वॉयलेट कलर शो करेगा, रुबिडियम रेड वॉयलेट कलर शो करेगा और सीजियम ब्लू कलर शो करेगा। अब देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं।
क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, जिसके कारण इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमको ये पता है कि अल्कली मेटल अपने आप में, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में लार्जर एलिमेंट्स हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं लार्जर एलिमेंट्स हैं। तो लार्ज होने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना नहीं हो पाएगा, तो इजीली हम उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं ना, तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अब रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो क्लियरली बता सकते हैं, हमने देखा है कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? साइज बढ़ रहा था। तो रिएक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी? डाउन द ग्रुप ही बढ़ेगी, क्योंकि साइज जब और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और इजीली हम उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। क्लियर है ना? अब फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, एयर के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो ये अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ काफ़ी तेज़ी से बर्न होकर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और अदर मेटल्स जो बचे हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ Li2O के साथ Li2O ऑक्साइड्स बना रहा है, ये सोडियम क्या बना रहा है? पेरोक्साइड बना रहा है, और ये अदर मेटल्स मतलब पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो बाकी बचे हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्साइड का तो आप लोग समझ ही चुके होंगे O, और पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है? O2, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है चार्ज, और यहाँ पर सुपर ऑक्साइड में O2 के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने एक ही मेटल लिया है। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए Na को 2 लिया है। यहाँ पर O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ पर Li को भी हमने कितना लिया है? 2 लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वाटर की और इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो वाटर के साथ ये रिएक्ट होकर के हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे यहाँ हमने मेटल लिया और वाटर लिया तो ये 2M पॉजिटिव मतलब मोनोवेलेंट आयन बनाया, और ये हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन बना दिया इन्होंने। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो लिथियम जो होता है उसकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू सोडियम कम होती है। क्यों लिथियम कम रिएक्टिव होता है? इसका रीज़न है कि लिथियम का साइज क्या है? स्मॉल है। सबसे स्टार्टिंग में ही है ना लिथियम, तो उसका साइज क्या है? स्मॉल है। और उसमें सबसे बड़ी बात इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। हाइड्रेशन एनर्जी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जब कोई मेटल आयन वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और ये लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन, मतलब डायरेक्ट ये डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो तो क्या इसका नेचर रहेगा। तो डाईहाइड्रोजन के साथ 673 डिग्री केल्विन पे ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, परंतु लिथियम जो है 1073 केल्विन पे हाइड्राइड बनाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा लिथियम की रिएक्टिविटी कम है तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये 2M प्लस डाईहाइड्रोजन के साथ M प्लस और H नेगेटिव, ये मेटल हाइड्राइड बोलते हैं इसको। क्लियर है? H के ऊपर नेगेटिव चार्ज जहाँ भी दिखे उसे बोलते हैं हम हाइड्राइड आयन, और अगर हाइड्राइड आयन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है यानी कि क्या हो गया? मेटल हाइड्राइड। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन की, ये हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट होंगे। तो ये क्या करते हैं अल्कली मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट होकर के आयनिक हेलाइड बनाते हैं, और
एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो लिथियम के हैलाइड होते हैं वो कुछ कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ये कौन कहता है? फजान रूल कहता है। देखो यहाँ फजान रूल को एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग समझते हैं कि फजान रूल में मतलब हम क्या कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड का पता करते हैं। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि लिथियम हैलाइड जो होते हैं वो कुछ कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो देखो लिथियम हमने लिया, लिथियम सबसे ऊपर, मतलब इसका साइज छोटा, इससे बनने वाला आयन भी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स जो कि ग्रुप फर्स्ट के हैं उनसे छोटा होगा। तो स्मॉल कैटायन है हमारे पास, क्लियर है। इससे बनेगा क्या? एम पॉजिटिव मोनोवेलेंट आयन बनाते हैं ना, तो इससे बनेगा Li पॉजिटिव जो कि स्मॉल कैटायन हो जाएगा, स्मॉल कैटायन है। और उसके बाद एनायन जो है हमारे पास जो कि हैलाइड है, क्योंकि हैलाइड हेलोजेंस के ऊपर X नेगेटिव है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन्स लेके इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, तो इसलिए वो X नेगेटिव हैलाइड के फॉर्म में है। अब क्या होगा कि कैटायन छोटा और एनायन बड़ा है, तब इस कंडीशन में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर इसका अपोजिट हो कि कैटायन बड़ा है और एनायन छोटा है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड होगा, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है कि ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। अब अगर हम फ्री गैसियस स्टेट की बात करें तो वहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि उतनी ही कम एनर्जी हमको रिक्वायर होगी किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे साइज कैसे कम हो रहा है? यहाँ पर मतलब साइज कहाँ बढ़ रहा है? इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इस ऑर्डर में डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ हमारे पास ये ऑर्डर निकल करके आता है, मतलब यहाँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्या हो रहा है? लिथियम जो है ये इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जा रहा है। किससे? सोडियम से। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम लोग कंसीडर करते हैं, और हम जानते हैं कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या ये काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, क्लियर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही है जब कोई मेटल गैसियस स्टेट में है और उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और जो एनर्जी चाहिए हमको वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वही हाइड्रेशन एंथैल्पी को हमने यहाँ पर समझाया है कि कोई भी मेटल आयन वाटर के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तब वो एनर्जी कुछ रिलीज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है सबको। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।